નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. આજે 6 વાગ્યે થોડી રાજનીતિની વાત, રાજનીતિના એવા ટ્વિસ્ટની વાત, એવી જાહેરાતની વાત જે જાહેરાતે વિપક્ષને ચોંકાવ્યા. કેજરીવાલ શરતો સાથે, બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર સાથે જઈએ, શરતો સાથે સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન આપે છે અને એ જામીન શરતોને આધીન હોય છે. એ શરતોને આધીન જામીન આપતા કેજરીવાલ બહાર તો આવે છે, પણ આજે કેજરીવાલે અચાનક જ કાર્યકર્તાઓને સંબોધીને કહ્યું કે 2 દિવસમાં હું દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી તરીકે રાજીનામું આપીશ. જે શરતો હતી, શરતો એ પ્રકારની હતી કે એક પક્ષીને પિંજરામાંથી આઝાદ કર્યું હોય ને બાદમાં આઝાદ કઈ રીતે કર્યું હોય, પાંખો કાપીને. તો આ બધી પરિસ્થિતિઓમાં હરિયાણામાં જ્યારે ચૂંટણી આવી રહી છે, બહુ ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ગઠબંધન થયું નથી, તો વિપક્ષ પણ ચોંકી ગયું. ગઠબંધન કેમ નથી થયું એ પણ બીજેપી જ્યારે ફરીથી સત્તામાં આવવાની વાત કરે છે તો કોંગ્રેસ અને આપમાં તાલમેલ કેટલો છે એ દર્શાવે છે. અહીંથી દિલ્હીની રાજનીતિમાં, હરિયાણાની રાજનીતિમાં અને દેશની રાજનીતિમાં શું મેસેજ જાય છે એ પણ એક સવાલ છે. કેજરીવાલના રાજીનામા પાછળનું ગણિત શું છે? પડદા પાછળની સ્ટોરી શું છે? શું દિલ્હીમાં ફરીથી વહેલી ચૂંટણી આવી રહી છે? દિલ્હીની કમાન કોણ સંભાળશે? કેમ કે હજુ પણ મનીષ સિસોદિયાથી માંડીને, સંજય સિંહથી માંડીને તમામ પર કેસીસ અને કાર્યવાહી યથાવત છે. તો ખરેખર કેજરીવાલ કોને નડશે, કોને ફળશે? 2022માં વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં તો જ્યારે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી સાથે લડ્યા તો શું સ્થિતિ હતી એ કોંગ્રેસ પણ જાણે છે, આમ આદમી પાર્ટી પણ જાણે છે. ગઠબંધન લોકસભામાં થયું, લોકલ ઇલેક્શન્સ અહીં પણ આવી રહ્યા છે, પણ અચાનક આ રીતે વાત કરવી 2 દિવસ પછી રાજીનામાની, પાછળનો તર્ક શું છે? બી ટીમનો જે આક્ષેપ લાગે છે બીજેપી, શું એવા મંચ પર કે એવા મોડ પર રાજનીતિ દિલ્હીની કે દેશની આવીને ઊભી છે કે જ્યાંથી વિપક્ષી દળો પણ નક્કી કરશે કે કોને સાથે રાખવા અથવા સાથે લઈને ચાલવા, અથવા તો સામે કોને ઢીલ મૂકવી અને જતા કરવા? આજ મુદ્દે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે 2 ખાસ મહેમાન જોડાશે. ડૉક્ટર રાકેશ પાઠક આપણી સાથે જોડાશે અને धनंजय कुमार अपनी साथ जोड़ा. धनंजय जी, राकेश जी, आप दोनों का स्वागत है. धन्यवाद. राकेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं. एक्सपेक्टेड था कि केजरीवाल आएंगे और मैंने जैसे कहा कि आज़ादी वैसे मिली कि जैसे एक पक्षी के पर काट दिए हो और आपको बोला जाए कि आप उड़िए अब. और आज जो केजरीवाल ने मतलब कार्यकर्ताओं से कहा कि 2 दिन के बाद मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा मुख्यमंत्री के तौर पर, तो इसके पीछे का तर्क आप क्या मान रहे हैं? और दूसरी बात यह कि क्या विपक्ष भी स्तब्ध है, क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का? जी प्रवीण जी, आप स्क्रीन पर दिख नहीं रहे हैं मुझे, लेकिन आपकी आवाज आ रही है. मैं देखिए, सवाल का उत्तर तो सीधा सीधा ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ये उसी का एक हिस्सा है. अरविंद केजरीवाल भी उतने ही शातिर राजनेता हैं जितना इस समय नरेंद्र मोदी के युग में किसी राजनेता को होना चाहिए. वे उस तरह के सारे दांव पेच जानते हैं और जो नहीं जानते थे वे अब सीख चुके हैं. जिस तरह के दांव पेच नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति में पिछले 10 सालों से खेलते आ रहे हैं, आज भी अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा दांव चलाया, एक ऐसा पासा आगे बढ़ाया जिसकी काट एकदम बीजेपी को नहीं सूझेगी. देखिए, उनको अगर इस्तीफा देना था तो जेल जाते समय देना चाहिए था. जब जेल गए थे लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, 2 उदाहरण तो हमारे सामने हैं. जेल गए और इस्तीफा दिया. चलिए, हमारे संविधान में ऐसी कोई लिखित व्याख्या नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जेल जाए तो उसे पद से इस्तीफा देना आवश्यक है, अनिवार्य. ऐसी कोई लिखित उसमें व्याख्या नहीं की. लेकिन नैतिक रूप से हम ऐसा मानते हैं, भारत की राजनीति में आज भी थोड़ा सा मॉरल ग्राउंड पर अगर देखते हैं तो लगता है कोई व्यक्ति अगर जेल गया तो उसे इस्तीफा देना चाहिए. हम इसको भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा दे देते तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह एंड कंपनी अब तक उनकी पार्टी को तोड़ चुके होते, उनकी सरकार गिरा चुके होते, फिर किसी भी सीमा तक जा चुके होते. तो मैं उसको इस रूप में गलत नहीं मानता कि भारत की राजनीति में जिस तरह से सरकार बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, मोदी शाह की नजर में से आप अपनी सरकार कैसे भी बचा ले जाएं वही पर्याप्त. अब सवाल ये है कि इस वक्त उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं, 2 दिन बाद देने की घोषणा क्यों की है? देखा जाए तो आज ही उनका इस्तीफा हो गया है. वो एक औपचारिकता है जिस समय वे 2 दिन बाद लिख के थे.
अब मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर हरियाणा चुनाव एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी की, मोदी शाह की बी टीम होने का आरोप लगता रहा। उन पर यह ठप्पा लगा हुआ है कि वे अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। आपके अपने राज्य में, गुजरात में अभी आपने देखा था पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ था। लोकसभा में जरूर गठबंधन था, दिल्ली में भी था, गुजरात में भी था, पूरे देश में था, लेकिन तब केजरीवाल जेल में। अब हरियाणा में चुनाव है, वहां गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं हो सका, वहां भी आम आदमी पार्टी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा। एक ऐसे राज्य में जहां सत्ता विरोधी रुझान स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में वहां का जनमानस बना हुआ है। लेकिन अगर केजरीवाल अब वहां जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, मोर्चा संभालेंगे, स्वाभाविक तौर पर वे कांग्रेस के खिलाफ भी बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन वे कितना किसके खिलाफ बोलेंगे इसकी अग्नि परीक्षा है। वे कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे इसकी परीक्षा है। इसलिए मुझे लग रहा है अगले कुछ दिन और ध्यान से देखने के होंगे कि अरविंद केजरीवाल किस तरह की राजनीति करते हैं हरियाणा में। अभी दिल्ली विधानसभा को भूल जाए, हो सकता है केजरीवाल विधानसभा भंग करके जल्दी चुनाव की कोशिश करें, जिसकी शायद उन्होंने बात कही भी है कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ करा दिया जाए, यद्यपि उसका कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है दिल्ली विधानसभा का। तो सबसे पहला चरण अरविंद केजरीवाल की भूमिका की परीक्षा का हरियाणा चुनाव है। परसों के बाद जब वे इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद देखना है कि वे हरियाणा में किस तरह प्रचार करते हैं, क्या बोलते हैं। कांग्रेस ने तो शुरू कर दिया है, संदीप दीक्षित जो भूतपूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो गई, क्योंकि संदीप दीक्षित की और कांग्रेस की नजर भी हरियाणा के बाद दिल्ली के चुनाव पर ही। दिल्ली में जहां कांग्रेस बुरी तरह मात खाती रही है पिछले 2-3 विधानसभाओं, लोकसभा चुनाव, वहां पर अगर उसे लड़ना है तो उसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से होगी, बीजेपी से नहीं होगी। तो प्रवीण जी, इसमें कई अभी कौन है जो 2 दिन बाद साफ। और धनंजय जी, ये जो त्रिकोण पे आके बात रुकी है, ये त्रिकोण में एक बात ये मतलब सबको उलझा रही है, विपक्ष को भी तो खासा मतलब अच्छा सा अनुभव है, मतलब कब क्या कैसे दाव खेल जाते हैं लोग। इंडिया गठबंधन के वक्त पे भी ऐसा ही हुआ था। तो ये त्रिकोण में सबसे बड़ा एंगल आपको क्या लग रहा है? हरियाणा नजदीक हम सब मानते हैं, लेकिन आपको क्या सबसे बड़ा एंगल लग रहा है इस मोड़ पर, जब केजरीवाल बाहर आते हैं और अचानक से रेजिग्नेशन की बात करते हैं? देखिए, राजनीति में तो ए टीम बी टीम कुछ होता नहीं है। मैं नहीं मानता हूं किसी को बी टीम कहा जाए, किसी को ए टीम कहा जाए, क्योंकि राजनीति में सब अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं। सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, वो केजरीवाल को भी करनी है, कांग्रेस को भी करनी है, बीजेपी को भी करनी है, इंडियन लोकदल, नेशनल लोकदल है उसको भी करनी है, जेजेपी को भी करनी है। आप याद कीजिए पिछले चुनाव में जेजेपी अलग लड़ी थी, बीजेपी के खिलाफ लड़ी थी, और जीत करके आने के बाद बीजेपी के साथ खड़ी हो। तो नागरिक जो है, जो वोटर है, वो जानते हैं हमको क्या करना है। लेकिन पिछले चुनावों से अलग है ये चुनाव। 2024 का चुनाव मैं मानता हूं पिछले तमाम चुनावों से अलग। इस बार जो है वो 2 ध्रुवीय चुनाव हो रहा है। जैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 2 ध्रुवीय चुनाव था। एक बीजेपी का पक्ष था जिसको एनडीए लोगों ने कहा, एक पक्ष इंडिया गठबंधन था जिसको जो राहुल गांधी जिसको लीड कर रहे हैं। और आप पूरी वोटिंग देखिए उसी पैटर्न पर भी। और कर्नाटक भी एक बड़ा उदाहरण उसमें से है कि कर्नाटक में जनता दल एस कहां खड़ी रही। तो मुझे लग रहा है कि जो केजरीवाल जी का की अपनी राजनीति है, और केजरीवाल जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो उनकी प्रतिष्ठा खोई है। केजरीवाल जी की प्रतिष्ठा क्या थी? लड़ाई क्या लड़ रहे थे कि मैं सबसे ईमानदार व्यक्ति हूं, दूसरों पे आरोप लगाया करते थे। आज भ्रष्टाचार के आरोप में वो खुद जेल में बंद हुए, उनको 177 दिन बाद जो है जमानत मिली। और जमानत मिली तो किन शर्तों पर मिली, ये भी आज चर्चा का विषय होना चाहिए। और है कि जैसे मुख्यमंत्री के तौर पे वो लगे जेल में भी रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए कि उनको उनके पद से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये विधानसभा का काम है, विधायकों का काम है किसको नेता चुने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात तो जो इशारा था वो नहीं समझ में आया लोगों को।
तो इशारा के बाद उसने स्पष्ट कर दिया, जो फैसला दिया जमानत देते समय, उसमें कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाएंगे। केजरीवाल दूसरी शर्त ये रखी, केजरीवाल किसी सरकारी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। तो जब वो ऑफिस नहीं जाएंगे, सरकारी फाइल पे नहीं साइन करेंगे, तो उनके मुख्यमंत्री होने का क्या मतलब? फिर मुख्यमंत्री केवल नाम के हैं। तो उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केजरीवाल को ये समझ में आया कि जो भी प्रबुद्ध आदमी है इसका विश्लेषण करेगा और ये हो। फिर आप जानते हैं कि इवेंट करने में, जैसे नरेंद्र मोदी जी इवेंट करने में मास्टर हैं, कई लोग जानते हैं इस बात को कि एक ही पुल के 3 बार उद्घाटन हो जाते हैं, एक ही सड़क का 2 बार उद्घाटन हो जाता है, एक ही शिलान्यास 2 बार शिलान्यास हो जाता है। तो केजरीवाल भी जो है इवेंट मैनेजमेंट में मास्टर आदमी, उनको मालूम है कैसे इवेंट किया जाता है। तो ये जो इस्तीफा देने का उन्होंने प्रसंग रचा है 2 दिन बाद, आज उन्होंने अनाउंस किया, आज हम चर्चा कर रहे हैं। फिर वो 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, फिर 2-3 दिन चलेगा, चर्चा चलेगी। और इस चर्चा का लाभ हरियाणा में कितना मिलेगा, वो मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि क्या लाभ मिलेगा, अगर समझिए मान लिया कि वो 5 सीट या 8 सीट या 10 सीट जीत लेते हैं, तो किस पोजीशन में होंगे? चीफ मिनिस्टर बनाने वाली पोजीशन में तो होंगे नहीं कि उनकी पार्टी का व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब फिर बात आती है कि उनका असर क्या होगा। उनका सिंपैथी कार्ड जिसको कह सकते हैं, सिंपैथी कार्ड है, वो कह रहे हैं कि मैं विक्टिम हूं। तो लोकसभा चुनाव में वो आए थे, जब निकल करके 22 लोकसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, कहीं कोई प्रभाव पड़ा क्या? मुझे कहीं कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। पंजाब में उनको 3 सीट मिली, वो 3 सीट मिली, 13 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी, 3 सीटें मिली। और 3 सीटों में जो भगवंत मान है, जो उनकी सरकार है, उसका असर होगा। इनका इम्पैक्ट दिल्ली में कहीं कुछ दिखाई पड़ता, दिल्ली में 7 के 7 लोकसभा सीटें हार गए, जबकि गठबंधन में थे। तो हरियाणा में मुझे कोई असर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन दिल्ली में असर इस तौर पे दिखेगा कि अगर दिल्ली की जनता इनको एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये जो दाग लगा है उनसे निकल के आएंगे। जैसा उन्होंने कहा कि मैं अब तभी मुख्यमंत्री बनूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे नेता चुनेगी, और मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं जनता तय करेगी। ये लाइन मुझे नहीं पसंद आई। ईमानदार हो या नहीं हो ये जनता नहीं तय करती, ईमानदार हो या नहीं हो ये न्याय व्यवस्था तय करेगी, न्यायपालिका तय करेगी कि आप ईमानदार हो या नहीं हो। जो आरोप लगे हैं वो जनता की अदालत में आरोप नहीं है, वो आरोप जो है न्यायालय में है, और न्यायालय तय करेगा सबूतों के आधार पर। वो इमोशनल ग्राउंड पे नहीं तय होगा कि अरे हाँ हम कैसे ये कर सकते हैं, बेचारे ये तो बड़े अच्छे आदमी है। वहां न्यायालय तय करेगी सबूतों के आधार पर, वहां न्यायालय तय करेगी गवाहों के आधार पर। आपको जमानत मिली है, आप पे आरोप लगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेईमान हो, आपने भ्रष्टाचार किया। नहीं सर, वही बात हुई ना, वही डायलॉग आप जिस प्रसंग की बात सर कर रहे हैं, केजरीवाल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक जनता मुझे प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट नहीं देगी तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो यहां से एक बात क्या ये भी निकलती है कि अपनी टेरिटरी सुरक्षित कर लो। जो दिल्ली चुनाव है आने वाले वक्त में, हरियाणा में जो होगा वो देखा जाएगा, वो काफी कम वक्त बचा है, लेकिन वो तो बात सबके सामने ही है कि क्या प्रसंग वहां पे चल रहा है। तो क्या वही चीज थी कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में या 1.5 साल में कहीं पर जो टेरिटरी हम पिछले 10 साल से मतलब मजबूती से जमाए हुए, कहीं वहां पे डील ना हो जाए? जिससे मुझसे कह रहा है? हाँ हाँ जी। देखिए, उनके लिए स्कोप दिल्ली है, दिल्ली उनकी जमीन है। अगर दिल्ली में रिवाइव कर जाते हैं फिर तो वो राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे। अगर दिल्ली में गड़बड़ा जाते हैं तो उनकी राजनीति के लिए फिर एक बड़ा कठिन दौर शुरू होगा, और उस दौर में अब कौन उनके साथ रहेंगे, कौन क्या करेगा, वो अलग कहानी। लेकिन बहुत मुश्किल दौर से अरविंद केजरीवाल गुजर रहे हैं। मैं एक बार बात कहूं कि उनको राहुल गांधी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो चुनाव होगा लोकसभा का, या आगे वाली जो लड़ाई है देश की, वो राहुल गांधी वर्सेज ये बीजेपी होने वाली, आरएसएस होने वाली। 2 विचारधाराओं की बात हो रही है। आप किधर हो? आप गांधी के साथ खड़े हो या सावरकर के साथ खड़े हो? आप गांधी के साथ खड़े हो या खड़े हो जो आरएसएस की विचारधारा है? जिस तरह से आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, मंदिर मस्जिद सबसे इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी मणिपुर में क्या हुआ, जिस तरह से कश्मीर की बात हो रही है, तमाम जगहों पे झंझट खड़ा करके, फसाद खड़ा करके उत्तर प्रदेश में किस तरह की कोशिश की जा रही है। आप कहां हो? केजरीवाल जी के साथ दिक्कत ये हुई है कि केजरीवाल स्पष्ट नहीं हुए कि वो साहवानों के साथ खड़े हैं या साहवानों के खिलाफ खड़े।
वो दलितों के साथ खड़े या दलितों के खिलाफ खड़े। क्योंकि आप गौर कीजिए, जब आप गौर से देखिएगा तो राजेंद्र पाल गौतम जो उनके मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जब 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र किया और 22 प्रतिज्ञाएं ली तो उनको सरकार से हटा दिया। तो अंबेडकर का फोटो आप लगाते हो लेकिन अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं को आप एक्सेप्ट नहीं करते। अब भगत सिंह के खड़ा हो साथ फोटो दिखाते हो भगत सिंह का, लेकिन भगत सिंह जो धर्मनिरपेक्षता की बात को स्वीकार करते थे, उस पर चलते थे, लेनिन को मानते थे, आप उसको नहीं मानते हो, आप खड़े हो जाते हो कहीं और जाकर के और लक्ष्मी और हनुमान जी और पता नहीं क्या क्या करने लगते। तो ये तमाम चीजें बताती है कि आप जो है डोल रहे हो, जिधर मौका मिले। तो बीजेपी भी तो वही काम करती है, इसलिए अगर कोई आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, वहां दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं उससे भी परे बात करूं कि अब ये बेसिकली केजरीवाल जी के लिए अग्नि परीक्षा है। भारतीय जनता ने तो तय कर लिया है कि हमको क्या करना है। वो केंद्र की लड़ाई चल रही है, केंद्र में शासन किसका होगा, नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन होगा, ये जो सवाल उठता रहता था पिछले 10 वर्षों में उठा, अब उस सवाल का समाधान मिल गया, जवाब मिल गया कि नरेंद्र मोदी की जगह अब राहुल गांधी को देखा जा रहा है। तो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं या नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, ये अब जनता पूछ रही है। ये जवाब देना होगा केजरीवाल जी को। जी ओके। पाठक साहब, एक तो हरियाणा का दांवपेच है, पूरा दंगल है वहां पर, क्योंकि जेजेपी में भी क्या था कि जेजेपी तो किंग मेकर की भूमिका में आ गई, फिर नॉन जाट को सीएम बनाया और उसको हटाया भी, और सीएम बदल दिए गए और जेजेपी भी अलग हो गई अंत तक आते आते। हरियाणा में फायदा और नुकसान किस तरह से आप देख रहे हो, क्योंकि एक एंगल और बन गया है, अभी लोकसभा के बाद अलग से लड़ रहे हैं कांग्रेस से हटके, और दूसरी बात ये कि जो आरएसएस बीजेपी का अब तक का जो मतलब जो निकल के बातें आती है, आप तो काफ़ी चीज़ों से कनेक्टेड है, आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती होगी, जो मतलब एक एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के सामने और मोदी शाह की जोड़ी के सामने, नेक्स्ट कौन जो आरएसएस का चिंतन है, या फिर आरएसएस के साथ जो तालमेल है बीजेपी का, या फिर मोदी और अमित शाह का, जो इन दिनों में चर्चा में है, सही में क्या ये सब चीजें घट रही है पर्दे के पीछे, या फिर आरएसएस भी पैरेलल एक थ्योरी जो चल रही है अब तक की पैरेलल, एक जैसे मतलब आम आदमी पार्टी को माना जाता था, या फिर जो चर्चाएं है कि नहीं पैरेलल एक चीज ऐसी खड़ी करनी है कि एक वक्त अगर चीज हाथ से निकल जाए तो सत्ता से दूर नहीं होना है और किसी की मनमानी भी नहीं चलानी है। तो क्या आप मानते हो कि ये दोनों चीजें सही में पर्दे के पीछे चल रही है लोकसभा इलेक्शंस के बाद? देखिए, 4 जून के बाद देश में बहुत कुछ बदला है, बीजेपी के अंदर भी बदलाव आया। नरेंद्र मोदी का वो इकबाल नहीं रहा, उनका वो रसूख नहीं रहा जो 4 जून से पहले था। पहले हम बीजेपी आरएसएस की बात कर ले, फिर हरियाणा पर आए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जानता है कि नरेंद्र मोदी अब लार्जर देन लाइफ कद पा चुके थे, कब? 4 जून से पहले। लेकिन 4 जून के बाद उनका कद छोटा हो गया है, छट गया है। आप संघ के प्रमुख आरएसएस के मुखिया के बयान देख लीजिए, कभी वे कहते हैं मणिपुर की चिंता कौन करेगा, 1.25 साल से मणिपुर चल रहा है। कभी वे कहते हैं कि कुछ लोग अपने आप को सुपरमैन मानते हैं, देवता बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, तो विश्व रूप बनना चाहते हैं। और ताजा बयान उनका, आप भगवान है या नहीं, जनता को तय करते थे, आप तय मत करिए। ये सारे बयान व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि इनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो राहुल गांधी या XYZ ने कही थी, ये तो सब नरेंद्र मोदी को लेकर ही है ना। तो संघ और नरेंद्र मोदी के रिश्ते, खासतौर से संघ के मुखिया और नरेंद्र मोदी के रिश्ते लंबे समय से अच्छे नहीं है। मैं इस पर विस्तार से कई बार अलग अलग चैनलों पर बोल चुका हूं। और उसके पीछे वजह यही है कि संघ इस तरह से व्यक्ति को इतना बड़ा होते हुए देखना नहीं चाहता कि व्यक्ति अपरिहार्य हो जाए, उसके नाम पर ही सब कुछ हो, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार। तो 4 जून के बाद वो चीजें थोड़ी सी डाइल्यूट हुई। लेकिन अगर संघ ऐसा कोई विकल्प ढूंढ रहा हो कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, तो उसके लिए पार्टी से बाहर नहीं जा सकता संघ। पार्टी से बाहर के किसी नाम पर, कई बार लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वक्त जरूरत ऐसा विकल्प बन सकते हैं। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल की ऐसी कोई राष्ट्रव्यापी उपस्थिति नहीं। कुल मिलाकर मैं धनंजय जी की इस बात से सहमत हूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली बचाना सबसे जरूरी है, वही उनका किला है, पंजाब भी नहीं। दिल्ली अगर एक बार हाथ से निकल गया तो केजरीवाल के लिए और उनकी पार्टी के लिए अपने वजूद को बचाए रखना मुश्किल हो। इसलिए हरियाणा में वे उतना ही हाथ पैर मारेंगे जितना जरूरी है, जितने में उनकी उपस्थिति बनी रहे।
मैं धनंजय जी की उस बात से भी सहमत हूँ, किसी को भी बी टीम नहीं कहना चाहिए, किसी को भी वोट कटवा नहीं कहना चाहिए। मैं शब्द से भी हमेशा ऐतराज करता हूँ। हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है, हर पार्टी को हक है। वो वोट काट रही है तो इसका कोई फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी है कि उसके लड़ने से कांग्रेस के ही वोट कटे, बीजेपी के भी कट सकते हैं। तो किसी को भी वोट कटवा नहीं कहना चाहिए। लेकिन केजरीवाल के साथ एक बहुत बढ़िया वैचारिक रेखांकन अभी धनंजय जी ने किया कि वे विचार के स्तर पर भी बीजेपी की कॉपी दिखाई दे। देखिए, वे गांधी की तस्वीर हटा देते हैं, आरएसएस बीजेपी गांधी को हटाना चाहता है। वे उसी तरह के सांप्रदायिक मुद्दों पर खामोश रहते हैं। उनकी अपनी पार्टी का एक विधायक दिल्ली में, मुस्लिम विधायक, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, उसे जेल भेजा गया, वे नहीं बोले, एक ट्वीट नहीं किया अरविंद केजरीवाल। जेल से निकल कर आते हैं तो मंदिर जाते हैं। वो सब फंक्शनिंग उनकी जो है वो बीजेपी स्टाइल। लेकिन अगर उनको लंबी रेस का घोड़ा बने रहना है तो इस बार इस मौके पर उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या वे बीजेपी जैसे दिखें, तब पूरे देश के नेता बन पाएंगे, देश में थोड़ा सा विस्तार कर पाएंगे। यद्यपि अब मुझे लगता है विस्तार बहुत आसान नहीं है। जो मौका था वे गंवा चुके हैं। अब सामने राहुल गांधी एक ऐसा विकल्प जिसके रहते हुए केजरीवाल या और कोई नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने की स्थिति में अब नहीं। राहुल गांधी ने अपनी स्वीकार्यता इस लोकसभा में स्थापित कर दी है, अपनी पार्टी की सीटें दुगनी कर ली हैं, बाकी दलों में भी उनकी स्वीकार्यता है। तो अरविंद केजरीवाल उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते जहां पर समाजवादी पार्टी या लालू यादव की पार्टी या स्टालिन की पार्टी और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, ये राहुल की वजह अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मानने लगे या गठबंधन का नेता मानने लगे। वो संभव अब नहीं। अंतिम बात यह है कि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जो कुछ करेंगे, 8 अक्टूबर को तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की भविष्य की राजनीति क्या है। वे पूरी दम लगा देंगे चुनाव लड़ने में, इसमें कोई शक नहीं है। 2 दिन बाद आप देखेंगे वे दिल्ली छोड़कर हरियाणा में उतर गए। लेकिन हरियाणा की सक्रियता वे दिल्ली की नजर से करना चाहते हैं कि अगर नवंबर में या फरवरी में चुनाव होता है तब दिल्ली में अपने आप को कैसे बचाएं, अपना किला, अपनी ये गढ़ी, अपना दुर्ग कैसे बचाएं। अगर वो ढह गया तो पंजाब भी उनके हाथ से निकल गया। ओके, बस समय की कम उपलब्धता है, लेकिन जितना भी समय मिला एक अलग एंगल पे आप दोनों महाशय ने बात की। धन्यवाद धनंजय जी और राकेश जी, जीएसटीवी के साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो આ બંને ખાસ મહેમાન હતા અને આજનો કેજરીવાલ ની જે જાહેરાત હતી કે રેઝિગ્નેશન આપશે, હવે આ રેઝિગ્નેશન પાછળ પડદા પાછળની સ્ટોરી, આમાં જે ચર્ચામાં ઉલ્લેખ થયો અલગ અલગ એંગલથી, કદાચ 1-2 મહિનામાં ઘણું બધું નક્કી થઈ જશે. કિલ્લો ક્યાં મજબૂત છે, ક્યાં નબળો છે, અથવા તો નબળો પડતો કિલ્લો શું પડદા પાછળ જ છે કે પડદા આગળ દેખાઈ રહ્યો છે. રાજનીતિ માત્ર દિલ્હી પૂરતી છે, હરિયાણા પૂરતી છે, અથવા તો વિપક્ષ શું ઢીલ આપવા માગે છે એવી પરિસ્થિતિઓને કે જે પરિસ્થિતિઓ પોતાના માટે નુકસાનકારક છે. કોને નડશે કોને ફરશે, કેજરીવાલનો આ નિર્ણય અથવા તો હરિયાણામાં ગઠબંધન ન કર્યું એ નક્કી હરિયાણા રિઝલ્ટ પર પડી જશે, કેમ કે પછી મહારાષ્ટ્ર પણ છે, મહત્વના રાજ્યો પણ છે કે જ્યાં વિધાનસભાની ચૂંટણી છે. નમસ્કાર.